हेलो, नमस्कार साथियों। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही टाइम में आपका एयरफोर्स वाला एग्जाम होने वाला है, तो जो भी सिलेबस पढ़ना था, जो भी कंटेंट पढ़ना था, अब तक पढ़ा जा चुका जाना चाहिए था और उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस सेट की। तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट एंड आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इवन इससे पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट काफी इंटरेस्टिंग रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अनसीन पैसेज। एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको कि द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ लाइफ हैज फैसिनेटेड फिलोसोफर्स फॉर सेंचुरीज। यानी कि द फ्लीटिंग ब्यूटी यानी कि बहुत कम टाइम तक रहने वाली ब्यूटी किसकी? लाइफ की। यानी कि लाइफ एफिमेरल है, लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए। तो कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। तो लाइफ हमारी फ्लीटिंग है। इट्स ब्यूटी हैज फैसिनेटेड फिलोसोफर्स। जो फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र वाले जो लोग हैं, इस पर जो स्टडी कर रहे हैं, ये टॉपिक जो उनको बहुत फैसिनेट करता है, बहुत क्यूरियस करता है, बहुत जिज्ञासु बनाता है। फॉर सेंचुरीज, सदियों से ऐसा चला आ रहा है। द immutable laws of nature create an ephemeral existence for all living things. अब ये क्या बोलना चाह रहा है? द इम्यूटेबल लॉज ऑफ नेचर, जो लॉ है नेचर के, वो इम्यूटेबल है, नॉन चेंजिंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। एंड क्रिएट एन एफिमेरल एग्जिस्टेंस, इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइफ को एफिमेरल एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं कि बहुत कम टाइम के लिए रहने वाला है अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में। फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सब के लिए। रियलाइजिंग द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर तीन वर्ड्स आ गए, एक तो फ्लीटिंग, एफिमेरल एंड ट्रांजिएंस। इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत कम टाइम तक रहने वाला। Realizing the transience of life is not meant to cast a shadow on present. अब आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि लाइफ तो ट्रांजिएंस है ना, लाइफ तो ट्रांजिएंट है तो इट मीन्स इसको जिया नहीं जाना है, बस जैसे तैसे काट के जाना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट, इट डजंट मीन दैट टू कास्ट अ शेडो ऑन द प्रेजेंट, कि आप ये सोच सोच कर अपना प्रेजेंट ही खराब कर लो कि चीजें तो वैसे भी बहुत कम टाइम के लिए है, तो क्यों ही ज्यादा मेहनत करना। बट रेदर टू इंस्पायर अस टू ट्रेजर ईच मोमेंट। बट आपको लाइफ को लेकर बहुत ऐसे पॉजिटिविज्म होना चाहिए आपके अंदर कि जितने भी हमको मोमेंट्स मिले हैं उन सबको ट्रेजर करना है, उनको संजोना है, उनको अच्छी यादों के रूप में रखना है। डेस्पेयर ओवर व्हाट इज फ्लीटिंग, आपको डेस्पेयर नहीं होना है, उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है व्हाट इज फ्लीटिंग, जो कि बहुत कम टाइम के लिए रहने वाला है। बट स्टिल जब तक रह रहा है तब तक आप उसको अच्छे से जिए। इट इज कॉमन, ये तो सब में सेम है, कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया है। बट अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ अप्रिशिएशन होना चाहिए। आपको लाइफ में आपको जो भी मिला है उसको अप्रिशिएट करना है कि यार स्टिल अपने पास बहुत अच्छा है, जितने भी टाइम के लिए जितना भी है सब बेस्ट है, जितना भी मिला है। फॉर हियर एंड नाउ, अभी आपके पास जो चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करो कि हाँ एटलीस्ट हमारे पास ये चीजें हैं। इट कैन प्रोवाइड अ लास्टिंग पर्सपेक्टिव एंड इट कैन प्रोवाइड अ लास्टिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे इट इज गोइंग टू बी अ एवर लास्टिंग पर्सपेक्टिव। आपको ऐसा विचार अपने अंदर रखना है कि आपको अप्रिशिएट करना है, अगर कम समय के लिए मिली है बट स्टिल आपको अप्रिशिएट करना है, जितने टाइम के लिए मिली उतने टाइम के लिए बेस्ट। नाउ go for some questions. What does the word ephemeral mean in the context of the passage? इस पैसेज के अंदर ephemeral वर्ड का क्या मीन हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है? ephemeral का मतलब मैंने अभी बताया था, शॉर्ट लिव्ड। ephemeral मीन्स शॉर्ट लिव्ड या फिर क्षणिक या फिर कम समय के लिए रहने वाला, कम समय के लिए रहने वाला। रहने वाला दैट इज ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग या फिर
एफिमेरल। एवरलास्टिंग तो इसका एंटीनिम हो जाएगा, बट हमको तो क्या लेना है इसका, व्हाट डज द वर्ड मीन, यानी कि इसका मीनिंग लेना, इसका अर्थ निकालना। एवरलास्टिंग तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो हमेशा हमेशा के लिए, बहुत टाइम के लिए रहे। मीनिंगलेस यानी कि अर्थहीन। कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। अब एवरलास्टिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Okay, according to the passage, the realization of life's transient nature should lead to। अगर आपको समझ में आ जाए कि लाइफ बहुत कम टाइम के लिए मिली है हमको, ब्यूटीफुल लाइफ है बट स्टिल कम टाइम के लिए मिली है, ये चीज हमारे अंदर क्या चीज लानी चाहिए? प्रोफाउंड डेस्पेयर, बिल्कुल निराशावादी बन जाओ कि अरे यार बहुत कम टाइम के लिए, अब तो बस क्या ही होगा। या अ डिजायर फॉर इमोर्टेलिटी, यानी कि आपको ये डिजायर आनी चाहिए, इच्छा आनी चाहिए कि नहीं नहीं हम तो हमेशा रहेंगे, अमर रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। नाउ फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन कि क्या सही है क्या गलत, नहीं ऐसा भी नहीं है ना। होना क्या चाहिए, द अप्रिशिएशन ऑफ द प्रेजेंट, कि अभी जो करंटली चल रहा है वही बेस्ट है, ना तो इससे पहले वाला अच्छा था ना इसके बाद आने वाला, दोनों को खत्म करके यू शुड अप्रिशिएट योर प्रेजेंट। Which of the following is an antonym for immutable? अब immutable का मतलब होता है non changing या non changeable, which cannot be changed, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको म्यूटेट नहीं किया जा सकता। म्यूटेट मीन्स चेंज। अब इम्यूटेबल यानी कि उसका बिल्कुल रिवर्स, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। आइए देख लेते हैं वर्ड्स। वेरिएबल का मतलब होता है जिसे बदला जा सके। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स, यही। एंड प्रिडिक्टेबल यानी कि जिसकी पहले से आप प्रिडिक्शन या फिर फोरटेलिंग कर सको, फोरसीन कर सको, पहले से उसको बता सको। नाउ कांस्टेंट, जो हमेशा सेम रहता है। तो इम्यूटेबल का मतलब भी जो चेंज नहीं होता, और कांस्टेंट मतलब कि जो चेंज नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब भी जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होता। प्रिडिक्टेबल है जिसको प्रिडिक्ट कर सकता है एटलीस्ट, छोड़ो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसको चेंज किया जा सके, जिसको बदला जा सके, जिसको वरी किया जा सके, वेरी, जिसको वेरी किया जा सके। वेरी मीन्स जिसको चेंज किया जा सके, वेरी किया जा सके या चेंज किया जा सके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड मिटिगेट। अब मिटिगेट का अर्थ क्या होता है? मिटिगेट यानी टू लेसन या फिर कम करना, कम करना। एक बार सारे ऑप्शंस को आप एनालाइज कीजिए कि अगर हम लोग कोई ऑप्शन को कट करें तो क्यों कट कर रहे हैं। एग्रावेट का मतलब होता है कोई बात को और ज्यादा खराब कर देना, तो यानी कि कम करने के सेंस में तो नहीं है। नाउ एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाना, किसी सिचुएशन को सही करना। एंड इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, यानी आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। प्रोपेगेट यानी कि मतलब आगे से आगे चीजों को फैलाना, तो ये भी कम के सेंस में तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है चीजों, वर्स चीजों को सही करना, गलत सिचुएशन को भी अंडर कंट्रोल लाना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड लेथार्जिक। अब लेथार्जिक का मीन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लेथार्जिक यानी कि बहुत ढीला ढाला सा, मरा हुआ सा, ढीला ढाला सा या फिर मरा हुआ सा, जिसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं हो। तो स्लगिश का मतलब भी यही होता है, ढीला ढाला सा, आलसी टाइप का। एंड अपैथेटिक का मतलब भी यही होता है, ढीला ढाला जिसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं हो, जिसमें बिल्कुल इच्छा ही नहीं बची हो। और डल का मतलब भी एकदम उतरा हुआ, खराब सा, डल सा। नाउ विवेसियस, विवेसियस का मीन्स होता है खुश मिजाज या फिर एकदम दिल खुश टाइप का इंसान होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ही इज अ विवेशियस पर्सन। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। अब इडियम क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एकदम से कुछ चीज सामने आ जाना। तो इसका मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, या गेटिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग, या फिर अ प्लेजेंट सरप्राइज, या फिर अ लॉन्ग अवेटेड अचीवमेंट, कि आप एक ऐसी अचीवमेंट जो बहुत सदियों से, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आ गई है, या फिर कोई बढ़िया सा अच्छा सा सरप्राइज मिला है, या फिर गेटिंग स्ट्रक बाय द
लाइटनिंग, आप लाइटनिंग की वजह से स्ट्रक हो गए हैं, रुक गए हैं एक जगह पर, या फिर अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था बट वो चीज हो चुकी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चूज द वन वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब लोगों से नफरत करने वाला इंसान। तो क्या हो सकता है, देखो अब यहाँ पर एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है टू लव समवन और टू बी अफेक्शनेट ऑफ समवन, बट ये तो हमें क्या पूछे, हु हेट्स समवन, यानी कि वो किसी से नफरत करता है, किससे, मैनकाइंड से, पूरी ही मानव जाति से नफरत करने वाला। तो एसेटिक का मतलब होता है संत या तपस्वी, संत या तपस्वी। एंड इंट्रोवर्ट का मतलब आपको पता होगा, जो अपने विचारों को इजीली साझा ना करे, शेयर ना करे लोगों के साथ में। एंड फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मैनकाइंड के लिए अच्छा सोचे, बट हेट करने वाला होगा मिसएंथ्रोप, यानी कि अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिस करता है उनको, हेट करता है, मिसेंथ्रोप, हेट। राइट आंसर इज डी। Now, spot the error in the following sentence. Neither of the two brothers are going to attend the meeting. दोनों ही भाइयों में से कोई भी मीटिंग अटेंड करने वाला नहीं है, यानी कि अब जो मीटिंग अटेंड करने वाला है वो कोई नहीं है, और कोई नहीं है यानी वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कि मीटिंग तो कोई अटेंड कर ही नहीं रहा है। तो अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ना कि हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर होगा नो वन, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों ही भाइयों में से कोई भी एक मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, आर नॉट अटेंडिंग द, they are not attending the meeting. So spot the error in the following sentence. If I was you, I would not have committed this blunder. Blunder यानी कि भारी या बड़ी गलती, भारी या फिर बड़ी गलती, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। नाउ अब जब भी ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रियल सिचुएशन अलग है एंड जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो अलग है, जो इमेजिनेशन है वो अलग है और रियलिटी अलग है, तब हम वहां पर इफ आई वॉज नहीं, इफ आई वर यू यूज करते हमेशा, वर, WERE, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या फिर मैं अगर तुम होता तो मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता या इतनी बड़ी गलती नहीं करती। नेक्स्ट, fill in the blank with suitable preposition। अब आपको यूज करना है he is thoroughly conversant space the situation। अब conversant means familiar, तो यहाँ पर इसके साथ में हमेशा प्रिपोजिशन क्या आता है, familiar with। तो यहाँ पर ऑप्शन conversant के साथ में क्या आएगा हमेशा, conversant with, यानी familiar, he is thoroughly conversant with the situation, वो पूरी तरीके से सिचुएशन के साथ में familiar है, उस सिचुएशन को जानता है उसके बारे में। with correct article। अब he is, अब इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन एक और वीडियो में भी पहले बताया था, he is an heir, HEIR, heir यानी कि उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, कि अगला जो रहने वाला है वो कौन है, ही, यानी कि वह लड़का रहने वाला है अगला उत्तराधिकारी टू वास्ट फॉर्च्यून, एक बहुत अच्छा सा उसको साम्राज्य मिलने वाला है, या फिर उसकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। तो इसके साथ में हम लोग प्रीपोजिशन जो यूज करेंगे, साउंड दे रहा है किसका, कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, डेफिनेटली क्या है, वोवेल साउंड है। तो हम लोग इसके साथ में क्या आर्टिकल फिल करेंगे, एन, NR। fill in the blank with correct verb। अब हमको verb चूज करना है, जैसे the jury space divided in their opinions। अब jury मतलब जो डिसीजन करने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले वो जजेस हैं, वो क्या है, उन सब के ही ओपिनियंस अलग अलग है, तो सब अलग अलग हो गए, यानी कि जूरी कितनी होती है, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, ग्रुप ऑफ 5 जजेस, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो वैसे कट जाना है क्योंकि जूरी है, इसमें 5 लोग है, 5 लोग सिंगुलर तो हो नहीं सकते,
एंड हैज तो नहीं आना है, इज भी नहीं आना है, तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे बोलना चाहे कि जूरी अपने अपने डिसीजंस में, ओपिनियंस में डिवाइडेड है, तब इज भी लिख सकते हो एंड वर भी लिख सकते हो, दोनों ही सिचुएशंस सही रहेगी, बट ठीक है वर ले लेते हैं। चेंज द वॉइस, एक्टिव या पैसिव। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के ऊपर से एक ब्रिज बना रहे हैं, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? इसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो है अ न्यू ब्रिज, तो अ न्यू ब्रिज। अब ये चीज अभी क्या हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रही है, अभी की बात हो रही है कि अभी एक न्यू ब्रिज बन रहा है, तो यानी कि न्यू ब्रिज बनाया जा रहा है। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, is being built across the river by them. A new bridge is being built across the river by them. बाकी ऑप्शंस वैसे भी कट हो रहे हैं। A new bridge is built, ये नहीं होगा पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे आईएनजी आए तो बीइंग तो आएगा ही आएगा। अब इन्होंने वॉज लगा के यहाँ पे गलती कर दी, एंड हैज तो बिल्कुल आना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है करेक्ट आंसर। चेंज द नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। He said to me, do you know the way? उसने मुझसे कहा, do you know the way? क्या तुम्हें रास्ता पता है? क्या तुम्हें इसका सॉल्यूशन पता है? He asked me if I know the way. तो नो आ गया तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज अब said है, उसने कहा था ऐसा मुझसे, तो he told me, बताया तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी told है तो बताया तो कुछ भी नहीं है। He asked me that, अब इन लोगों ने यहाँ पर एक गलती, He asked me if I know the way, कहाँ पर गया ऑप्शन? He told me गलत, he asked me, अब इन्होंने that लगा दिया यहाँ पर प्रीपोजिशन, इस वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल होने वाला है। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए। He asked me if I know the way, उसने मुझसे पूछा था if I know the, क्या मुझे रास्ता पता है। Choose the correctly spelled word। अब ये वर्ड पहले भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, अकोमोडेशन, यानी कि इसमें डबल सी एंड डबल एम आना चाहिए। तो देखते हैं किस वाले ऑप्शन में है। इसमें सी सिंगल है, कट, कट, एकोमोडेशन, इसमें एम सिंगल है, तो ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एकोमोडेशन। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एनिमी? अब एनिमी कौन होता है? दुश्मन, उसका एडजेक्टिव क्या होगा? दुश्मनी। एंड दुश्मनी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमिटी। एनिमी लाइक नहीं होगा, एनिमिकल नहीं होगा, एनिमीज तो बिल्कुल नहीं हो गई, तो नाउन हो गया, तो ऑप्शन नंबर रहने वाला है ए सही, एनिमिटी, दुश्मनी। नाउ यहाँ पर आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है? अनजम्बल करना है, रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है, बनाना है। अपने पास ऑप्शन है, टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। नाउ अब बात हो रही है एजुकेशन इज एसेंशियल, ठीक है, क्या चीज के लिए? टू द डेवलपमेंट ऑफ, अब किसका डेवलपमेंट? एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो जो सीक्वेंस है वो रहने वाला है QPRS, QPRS, ऑप्शन नंबर ए, QPRS। Fill in the blank with the appropriate word. He was accused. अब क्या चीज का वो accused था, उस पर क्या इल्जाम लगा था? He was accused, the accused was, जो accused था, जो अपराधी था, वो क्या हो गया था? Of all the charges due to the lack of evidence, जो अपराधी था उसको फ्री कर दिया गया, क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, उनके पास कोई सबूत नहीं था उसके क्राइम को साबित करने के लिए। तो अब यहाँ पे कन्विक्टेड तो यानी कि लाइक अभियोग लगा देना, इंडिक्टेड यानी कि उसको ठीक है, उसको बताया गया गलत चीज है, कंडेम्ड यानी कि उसकी बुराई की गई। तो यहाँ पर द मोस्ट सुटेबल वर्ड है जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, द अक्यूज्ड वाज एक्यूटेड।
द अक्यूज्ड वाज अकीटेड, यानी कि फॉर्मली freed from all the accuses, formally freed from all the accuses, उसको सारे जितने भी उस पर अक्यूजेस लगे थे, कह सकते इल्जाम लगे थे, उससे फ्री कर दिया गया था. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment, and the train left before I have reached the station. ये बोलना चाह रहा है कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था, उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी. इन वाले सेंटेंसेस को हम लोग कैसे लिखेंगे? The train has left, the train had left before I reached the station. कि मैं स्टेशन पहुंचता उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. The train left before the train. तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है. The train had left before I reached the station. कि मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. Identify the correct plural form of criterion. अब क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्या रहने वाला है? तो क्राइटेरियंस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्राइटेरियाज नहीं होगा, क्राइटेरिया नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है, क्राइटेरिया. क्राइटेरिया इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन. ओके, थैंक यू सो मच.